Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Zahra Noreen, course instructor of Plant Physiology 1, BOTN 3119. Today's lecture is the third and last part of our previous topic, biological nitrogen fixation. In this lecture, we will discuss about the problem faced by nitrogen fixing organisms, transported form of nitrogen after biological nitrogen fixation, a simultaneous import and export of nitrogen within plant. And as I have covered this topic, nitrogen assimilation, in many lectures, so it was needed to give a summary that is given at the end. Dinitrogenase is sensitive to oxygen. One of the more critical problems facing nitrogen fixing organism is the sensitivity of the dinitrogenase enzyme to molecular oxygen. क्योंकि इसके अंदर जो आयरन प्रोटीन और मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन पाई जाती हैं, these proteins are rapidly and irreversibly inactivated by molecular oxygen. अंदाजा लगाने के लिए अगर हाफ लाइफ ऑफ दीज प्रोटीन को देखा जाए तो आयरन जो प्रोटीन है अगर उसको एक्सपोज किया जाए 30 to 45 सेकेंड्स तो ये इनएक्टिवेट हो जाती है. इसी तरीके से जो हाफ लाइफ है मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन की वो 10 मिनट्स है. After this exposure to the air or the oxygen, they get inactivated and irreversibly inactivated. आप दोबारा से उनको किसी भी तरीके से एक्टिवेट नहीं कर सकते. This extreme sensitivity of dinitrogenase to oxygen raises a problem for nitrogen fixing organisms. क्योंकि आप जानते हैं कि respiration तो ज़रूरी है क्योंकि उनको एक large amount of ATP is required for the reduction of dinitrogen to ammonia. और दूसरी तरफ रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, ऑक्सीजन भी नहीं होनी चाहिए. और ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? एक तरफ एक लार्ज अमाउंट एटीपी रिक्वायर्ड है जो कि सिर्फ उसी सूरत में प्रोड्यूस हो सकते हैं जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर करें, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस नहीं कर सकते. और एरोबिक अगर कंडीशन को वो लेके जाते हैं और उसको अगर वो फॉलो करते हैं तो दूसरा जो है मसला जो है वो पोज होता है, दैट इज कि जो उनका एंजाइम है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द डाइनाइट्रोजन फिक्सेशन वो सेंसिटिव हो जाता है. तो किस तरीके से जो आप कहने के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं. सो several strategies have developed to resolve this conflict, means to regulate the oxygen level. फर्स्ट जो स्ट्रेटजी फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट करते हैं वो ये कि जो उनका रेस्पिरेशन का स्टाइल है दैट इज एनारोबिक. और अगर वो फैकल्टेटिव भी हो जाए, फ्री लिविंग ना भी हो, फैकल्टेटिव कंडीशन में भी चले जाएं तो वो नाइट्रोजन को सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ही फिक्स कर सकते हैं. यही रीज़न है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑल दो कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में तो डाइनाइट्रोजन फिक्स हो ही रही है और बहुत एफिशिएंटली होती है, और सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के ज़रिए ही डाइनाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा फिक्स होती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फ्री माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी एसोसिएशन में नहीं है विद द प्लांट और विद द ऑर्गेनिजम्स तो वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकते. लेकिन क्योंकि एनारोबिक कंडीशन की भी साथ में डिमांड है और एनारोबिक कंडीशन में एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकते, तो जो अमाउंट है डाइनाइट्रोजन को फिक्स करने की उसका रेट जो है वो बहुत ही कम है. या आप यूँ कह लें कि जो टोटल डाइनाइट्रोजन फिक्स्ड होती है बाय द फ्री ऑर्गेनिज्म, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सेकंड जो सर्टेन स्पीशीज हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया की, उनमें एक और खूबी पाई जाती है कि उनके स्ट्रक्चर के अंदर आइसोलेटेड नाइट्रोजन फिक्सिंग अपरेटस मौजूद होता है जिसको आप हेट्रोसिस्ट के नाम से जानते हैं. व्हाट आर हेट्रोसिस्ट? हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं. These are multi-layered cell walled cells जिनके अंदर जो डिफ्यूजन है ऑक्सीजन की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है क्योंकि इसकी वॉल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मल्टी लेयर्ड होती हैं. दैट इज़ वाई ऑक्सीजन ईजिली इनके अंदर डिफ्यूज नहीं हो सकती. सेकंड जो स्ट्रेटजी ये अडॉप्ट करते हैं कि इनके अंदर जो रेस्पिरेशन का रेट है दैट इज़ वेरी हाई.
उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि जो भी ऑक्सीजन इसके अंदर अवेलेबल होगी इंट्रासेल्युलर ऑक्सीजन, वो जल्दी-जल्दी यूटिलाइज़ हो जाएगी फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस और उसके बदले में बहुत सारी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। सेकेंडली क्योंकि रेस्पिरेशन तेज़ी से हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो इसमें इस्तेमाल हो रही है तेज़ी से, तो जो इंट्रासेल्युलर लेवल है ऑक्सीजन के वो लो रहेंगे। दैट इज़ व्हाई ये 2 तरीके से काम करता है। एक तो ये कि हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन के ज़रिए प्रोडक्शन जो है एटीपी की उसको इंक्रीज़ कर देता है और उसके साथ-साथ जो है लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द हेटेरोसिस जो है उसको लो मेंटेन करता है, जिसकी वजह से डाइनाइट्रोजनेज जो एंजाइम है साइटोप्लाज्म में जो कि सेंसिटिव है ऑक्सीजन से, वो इनएक्टिवेट नहीं हो पाता और वो अपना काम भी एफिशिएंटली कर सकता है। फर्दरमोर अगर आप देखें तो हेटेरोसिस्ट जैसा कि हम जानते हैं कि दीज आर द सेल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। लेकिन अगर इनकी फोटोसिंथेटिक मशीनरी को देखें तो इनके अंदर फोटोसिस्टम 2 नहीं पाया जाता, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। बट इनके अंदर जो है वो और जो रुबिस्को है वो भी नहीं पाई जाती, जो मेन रुबिस्को की जो फॉर्म है जो कि हायर प्लांट से पाई जाती है वो भी नहीं होती। So therefore they cannot fix carbon dioxide, and however heterocysts have retained the photosystem 1 and thus have retained the capacity to synthesize ATP through cyclic phosphorylation. Here is hydrocyst in filament of nitrogen fixing cyanobacterium anabena is given. You can see the thick walled heterocyst interspaced among the vegetative cells. बाकी जो cells हैं those are vegetative in nature और इनके अंदर respiration और बाकी सारे processes जो normal हैं, लेकिन ये जो heterocyst है इसके अंदर ना सिर्फ respiration का rate high है बल्कि diffusion of oxygen जो है वो भी low है और इसके साथ-साथ जो आप कह लें कि इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट है वो एनारोबिक कंडीशंस में मेंटेन्ड है, यानी कि लो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे मेंटेन्ड है ताकि डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो एफिशिएंटली अपना काम कर सके। थर्ड स्ट्रेटजी जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट करते हैं इन द नोड्यूल इन द लेग्यूम नोड्यूल, वो ये है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसको रेगुलेट किया जाता है टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय एन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन जिसको लेग हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन को अगर आप देखें तो ये आप जानते ही हैं कि ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करवाती है और एज अ कैरियर के तौर पे इस्तेमाल होती है इन आवर बॉडी। लाइक हीमोग्लोबिन को अगर आप देखें तो दिस इज सिंथेसाइज्ड बाय द होस्ट प्लांट, यानी कि प्लांट के जो सेल्स हैं वो इनको बनाते हैं एंड इज लोकेटेड विद इन द बैक्टीरियोइड इन्फेक्टेड होस्ट सेल। और इसके अंदर अगर आप देखें तो एज मच एज 30% ऑफ द होस्ट सेल प्रोटीन जो है वो लेग हीमोग्लोबिन की बनी हुई होती है। और यही रीजन है कि जब आप किसी नोड्यूल को देखते हैं होस्ट सेल की रूट में, यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसकी रूट में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मौजूद है, नोड्यूल फॉर्मेशन है, तो नोड्यूल को अगर आप देखें तो उनका डिस्टिंक्टिव पिंक कलर जो नजर आता है, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन दैट इज अबंडेंट इन दीज सेल्स। और इसके अलावा लेग हीमोग्लोबिन जो है इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द हीमोग्लोबिन ऑफ आवर बॉडी और इसका काम भी सिमिलर है दैट इट अपेरेंटली बाइंड्स द ऑक्सीजन and control the release of oxygen in the region of the bacteroid. The equilibrium concentration of oxygen in the bacteroid zone is thus kept at the level of about 10 nanomolar. और 10 nanomolar जो level है ऑक्सीजन का, this is sufficient to support the bacteroid respiration and also for the production of ATP and reducing potential, while at the same time preventing the excess oxygen from the inactivating dinitrogenase enzyme. ऑक्सीजन लेवल को केयरफुली जो है वो बैलेंस करना होता है बिकॉज टू अगर लो हो जाएगी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, so this also limit the dinitrogenase activity in the nodule and this could be a result of the limiting ATP availability. Dinitrogen results another problem which is the production of hydrogen gas. एक फाइनल प्रॉब्लम जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को फेस करना पड़ता है दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑल्दो इसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस
by dinitrogenase is inescapable byproduct of the nitrogen fixing reactions. As noted earlier in the equation कि at least one molecule जो है वो हाइड्रोजन का that is evolved for every molecule of nitrogen reduced. So this is actually the minimum value. अगर dinitrogenase के पास sufficient amount या optimal levels of ATPs available नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि पहले dinitrogenase यूज कर रहा था for the reduction of nitrogen and now will be utilized for the production of hydrogen gas. So in the absence or low levels of ATP जो डाइनाइट्रोजनेज एंजाइम है वो फिर ज्यादा हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. As much as 25 to 30% of the ATP and electrons supplied to the dinitrogenase may be consumed by the hydrogen production. 1980 में एक अंदाजा लगाया गया और उसमें देखा गया कि that 1 million tons of hydrogen were released to the atmosphere annually from nitrogen fixing root nodules. Needless to say, hydrogen gas production along with the nitrogen fixation is wasteful. It is consuming energy that might otherwise be used to reduce dinitrogen. लेकिन ये भी देखा गया है कि तमाम के तमाम नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं वो तमाम के तमाम हाइड्रोजन को एनवायरनमेंट में या एयर में रिलीज नहीं करते. बहुत सारे ऐसे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनके अंदर एक ख़ास किस्म का एंजाइम जो कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंजाइम होता है और जिसका नाम है अपटेक हाइड्रोजिनेज वो पाया जाता है. और ये जो एंजाइम है दिस विल रिकवर सम ऑफ द एनर्जी लॉस्ट टू हाइड्रोजन प्रोडक्शन. ये काम ये कैसे करता है कि ये कॉपल करता है हाइड्रोजन गैस के साथ और ऑक्सीडेशन इसकी करवाता है टू एटीपी प्रोडक्शन और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू द रिडक्टेंट पूल for the utilization by the dinitrogenase enzyme again. Understandably, considerable interest जो है researchers का now has been focused on the physiology and biochemistry of this enzyme, the hydrogenase enzyme action, and the expression of its genes, जिसको हम hub genes कहते हैं. So, using the biotechnology techniques to increase the number of the rhizobial strains, which has the capacity to maximally return the produced hydrogen gas and use this for the energy efficiency of the nitrogen fixers, so that maximum energy is returned back to the is available for the dinitrogenase enzyme and less hydrogen gas is produced in all the important agriculture crops is the main interest nowadays. Now we will see the forms of nitrogen transported after the fixation of nitrogen by nitrogen fixing prokaryotes. The symbiotic nitrogen fixing prokaryotes release ammonia that is toxic in nature and it must be rapidly converted into organic forms in the root nodules before being transported to the shoot via the xylem. Nitrogen fixing legumes can be divided into two types on the basis of the composition of xylem sap. They may be amide exporters or they may be urid exporters. In case of amides, principally the amino acids asparagine or glutamine are transported or exported by temperate region legumes such as pisum, trifolium, vicia, and lens. In case of urids, these are exported by legumes of tropical origin such as glycine, physalis, arachis, and vigna. The three major urids are allantoin, allantoic acid, and citrulline. If you can see, the allantoin is synthesized in the peroxisomes from uric acid. Allantoic acid is synthesized from allantoin in the endoplasmic reticulum, and the site of citrulline synthesis from the amino acid ornithine has not yet been determined. All three compounds are ultimately released into the xylem
and are transported to the shoot, where they are rapidly catabolized to ammonium. Structures of the principal ureas used in the transport of assimilated nitrogen: allantoic acid, allantoin, and citrulline. These are the major urease compounds used to transport nitrogen from sites of fixation to the sites where their deamination will provide nitrogen for the synthesis of amino acids and nucleoside synthesis. Ureates are considered to be derived from uric acid. Here you can see the NCN bond of the urea, which is highlighted here. Nitrogen cycling, that is simultaneous import and export. Nitrogen uptake by most plants is highest during its early rapid growth phase and declines as reproductive growth begins and plant ages. अगर हम सीरियल की एग्जांपल लें तो उसमें टोटल जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसका 90% nitrogen is required before the onset of its reproductive stage. Most of the nitrogen जो वो acquired करता है that is directed toward young expanding leaves which reach their maximum nitrogen content before prior to the full expansion. जब लीफ फुल एक्सपैंड कर जाते हैं उसके बाद वो नाइट्रोजन को लेने के बजाय एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सेवरल स्टडीज हमें ये बताती हैं कि मेच्योर लीव्स जो हैं ना सिर्फ ये कि वो मेच्योरिटी के बाद नाइट्रोजन को एक्सपोर्ट करते हैं बल्कि अपनी इंपोर्ट जो नाइट्रोजन है उसको भी कंटिन्यू रखते हैं. हाउएवर जो नेट बैलेंस है नाइट्रोजन का वो इस तरह होता है कि टोटल नाइट्रोजन कंटेंट जो है लीफ में वो डिक्लाइन रहता है, यानी कि उसकी इंपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि उसकी एक्सपोर्ट होती है. And this simultaneous import and export of the nitrogen is known as nitrogen cycling. Now the export of nitrogen from leaves become significantly, particularly significant or significantly high when plants develops their seed. जब सीड डेवलप हो रहे होते हैं तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट सीड को इतनी ज़्यादा होती है कि जो डायरेक्ट नाइट्रोजन सॉइल से अपटेक होती है और जो नाइट्रोजन नोड्यूल के ज़रिए फिक्स हो रही होती है ये दोनों मिल के भी सीड की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती. दैट इज़ वाई जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के उनको फिर नाइट्रोजन को एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जिनमें से जो मेजर इम्प्लीकेशंस हैं वो आती हैं लीव्स के ऊपर. लीव्स जो हैं इनके अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है दैट इज़ अबंडेंटली प्रेजेंट इन द लीव्स इज़ रोबिस्को एंजाइम. रोबिस्को का काम हम जानते ही हैं कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस करवाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाना है. रोबिस्को जो है अबाउट 40 to 80% ऑफ द टोटल प्रोटीन जो है लीव्स की अगर हम सीरियल्स या बीन्स में देखें तो उसको कंप्राइज करती है. इसका मतलब ये है कि एक आइडिया ये हो सकता है कि जब भी हम ये ख्याल करते हैं कि लीव्स जो हैं वो नाइट्रोजन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बेसिकली उनके उनके पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो एंजाइम रोबिस्को है, दैट इज़ द प्रोटीन एंड हैविंग नाइट्रोजन इन इट्स स्ट्रक्चर. So if the nitrogen is needed to be exported to the other areas, तो रुबिस्को जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है और इससे जो नाइट्रोजन रिलीज होगी that will be provided to the other areas of the plant, that is for example in case of developing seeds. हाँ अलबत्ता ये भी है कि that with the loss of rubisco there is a concomitant decline in the photosynthetic carbon fixation. जाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक तरफ rubisco डिग्रेड होके नाइट्रोजन को सप्लाई कर रही है टू द सीड्स और दूसरी तरफ वो अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को भी उसी स्पेस और रेट के साथ जारी रख सके. तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस में के रेट में कमी वाक़या होगी अगर वो डिग्रेड होकर नाइट्रोजन की सप्लाई को सीड्स को सप्लाई करेगा नाइट्रोजन. In the case of soybean and other symbiotic legumes,
This means less energy available to the nodules to support nitrogen fixation, क्योंकि Rubisco is not doing its best because of its degradation. So this competition between nitrogen and carbon supply may be a major factor limiting seed development in the legumes. In the case of cereals or plants growing in the nitrogen poor soils, mobilization of accumulated nitrogen from the leaves represents the principal source of nitrogen for developing fruits and seeds. Perennial plants में अगर हम देखें तो nitrogen from the senescing leaves is mobilized and translocated to the roots for storage over the winter. And in this way, the nitrogen is conserved and made available to support the first flush of renewed growth the following spring. Reference books are given here to further enhance your understanding of the subject. This is all about today's lecture. Thank you very much. If you have any question and query, you can ask me on Google Classroom or WhatsApp group.